हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंटीग्रेटेड जीएस। हम लोग अभी तक गोस्लो पे हैं। दिस इज़ योर सेकेंड लेक्चर अबाउट गोस्लो। लास्ट वाला लेक्चर पे हम लोगों ने गोस्लो का स्टेटमेंट जो है उसके बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, राइट। फिर उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ गोस्लो के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था। सो लास्ट वाला जो वीडियो था वहाँ पर मैंने आप लोगों से ये बोला था कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 एप्लीकेशंस ऑफ गोस्लो है, जहाँ पे जो फर्स्ट एप्लीकेशन था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। वो हम लोगों का हो चुका था। आज जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। सो प्लेन शीट जो है इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, ठीक है, इसको हम लोग अभी कैलकुलेट करके दिखाने वाला है विद द हेल्प ऑफ गोस्लो। सो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक प्लेन शीट को माना। कंसिडर इट बी अ प्लेन शीट, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर प्लेन शीट है, मान लीजिए कि इट इज़ फुल्ली चार्ज्ड। अब चार्ज तो होगा तब ना जाके इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट होगा, राइट, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, इट इज़ फुल्ली चार्ज्ड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो प्लेन शीट है, प्लेन शीट तो हो गया चार्ज। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो हो रहा है ना, वो हो गया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म का मतलब इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हम लोगों को, इस पॉइंट में भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इस पॉइंट में भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है ना। सो हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एवरी पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेन विल बी सेम, ठीक है। सो अब इस प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाला जाए। अब मैंने आप लोगों से लास्ट वाले लेक्चर पे ये बोला था कि अगर मुझे एप्लीकेशन ऑफ गोस्लो करना है तो मुझे एक गॉसियन सरफेस मानना होगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसका गॉसियन सरफेस, किस टाइप का गॉसियन सरफेस को माना जाए यहां पर। अब अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम मान लेता है एक सर्टेन पोर्शन, यहां पर ये वाला पोर्शन, हम लोग इस पर्टिकुलर पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेता है। अब ये पर्टिकुलर पोर्शन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हम लोगों को, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एंटायर द प्लेन। समझ में आ रहा है बात, ठीक है, कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होने की वजह से हर जगह आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा यहां पर। तो हम लोग यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल के दिखा देता है पहले। अब इसमें जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को मिलेगा ना, वो ये पॉइंट में भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉइंट में भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। सो आई एम कंसिडरिंग अ स्मॉल पर्टिकुलर एरिया हियर। अब ये जो एरिया मैंने माना ना, आप लोग मान लीजिए कि इस एरिया से एक सिलेंडर आर पार होके जा रहा है। कंसिडर इट बी अ सिलेंडर, ठीक है ना, आर पार होके जा रहा है। देखिए ये वाला हो गया हम लोगों का सिलेंडर। अब ये जो प्लेन शीट है इसमें से एक सिलेंडर आर पार होके जा रहा है, ठीक है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। अब ध्यान दीजिए, अगर प्लेन शीट ऐसा है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू। अब मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक प्लेन है, राइट। इस प्लेन में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह यूनिफॉर्म है। तो ये कॉर्नर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट होगा, इस पॉइंट से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया विल बी सेम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर प्लेन। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक सर्टेन सा स्मॉल एरिया मान लिया, और हम लोगों ने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, राउंड सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां से एक सिलेंडर इस तरफ जा रहा है और यहां से एक सिलेंडर इस तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया यहां पर। अब अगर चार्ज जो है वो इस प्लेन का अगर सरफेस में है तो 100% इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जो भी इमिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। सो अगर यहां पे हम लोगों ने माना एक सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा, देखिए along द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, राइट। इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स इस तरफ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स है, यहां पे हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर को माना हुआ है, ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स है वो सिलेंडर का कौन सा पार्ट से आर पार होके जाने वाला है, 100% का क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है। मान लीजिए द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर भी ए, इस तरफ ए होगा तो इस तरफ भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स जो है वो ए से आर पार होके जाएगा, ऐसा इन दिस वे। इस तरफ से भी इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स जो होगा वो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया से आर पार होके जाएगा, राइट। अभी हम लोगों को वही एरिया ऑफ द सिलेंडर का जरूरत है जहां से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स आर पार होके जा रहा है।
जैसे कि लास्ट वाला जो हमारा वीडियो था वहाँ पे हम लोगों ने इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए माना था। वहाँ पर हम लोगों को ये मिला था कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया से आर पार होकर जा रहा था, राइट। इसीलिए हम लोगों ने फ्लक्स को निकालते वक्त द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर को माना था लास्ट वीडियो पे। यहाँ पर हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से आर पार होकर जाएगा। इट मीन्स हम लोगों को यहाँ पर ओनली द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर को मानना है, राइट। सो हम लोग यहाँ पर ये लिख पाएगा, ठीक है, फ्लक्स ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्लेन क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू फाई, एंड फाई विल बी इक्वल टू क्या होगा, हम लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया ऑफ, एरिया होगा ना, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर पार होके जा रहा है। अब कौन सा एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर पार होके जा रहा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर से। सो आई नीड टू राइट द फ्लक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया of the cylinder, cross sectional area of the cylinder. So what I will be getting E into, अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A, दोनों एरिया से आर पार होके जा रहा है ना, सो टोटल एरिया विल बी, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी 2A। ये मिला मुझे फाई का वैल्यू, राइट। अब हम लोगों को मालूम है फ्रॉम गोस लॉ, ठीक है, फाई इक्वल टू क्या होता है, Q बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये थेरा हमारा प्लेन शीट, प्लेन में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके वजह से हम लोगों को मिलेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, तो Q का जगह हम लिख पाएगा सिग्मा इंटू ए। इन प्लेस ऑफ Q यू जस्ट राइट सिग्मा इंटू ए। ये कहां से आया, यहां से आया, राइट, सिग्मा ए बाई इप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड में है फाई, इक्वेशन 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड में है फाई। फ्रॉम 1 इन 2 व्हाट आई विल बी गेटिंग, E इंटू 2A मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा ए बाई इप्सिलॉन नॉट। अब ये जो A और ये A कैंसल्ड हो गया, राइट, देन आई विल बी गेटिंग E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, ठीक है। प्लेन शीट है, यहाँ पे हम लोगों ने गॉसियन सरफेस को सिलेंडर माना, जिसके वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मिला E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इट्स वेरी इजी। दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर 1। हम इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, वहाँ पर मैं बहुत सारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को लेके आऊँगा, ठीक है। सो स्टिक टू माई चैनल एंड स्टिक टू माई वीडियो। और हाँ, अभी आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, राइट, ठीक है। सो ये रहा हमारा एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। अब आ जाइए द लास्ट एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। द लास्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, ठीक है। मैंने लिखा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, ठीक है, स्फेरिकल शेल। ओके, अब स्फेरिकल शेल क्या होता है? स्फेरिकल शेल का मतलब होता है ये थेरा स्फीयर, ठीक है, जहां पर अंदर पे क्या मिलेगा आपको, खोखला मिलेगा। इट मींस होलो होगा वो अंदर से। ओनली यू विल बी गेटिंग अ सरफेस। जैसे कि मान लीजिए ये वाला हो गया हमारा कोई एक स्फीयर, अंदर पे कुछ भी नहीं है, खाली है। क्रिकेट बॉल जो होता है ना, इस टाइप में रहेगा, ये अंदर खाली है, ओनली यहाँ पे मिलेगा सरफेस, ठीक है। सो इसका नाम होगा स्फेरिकल शेल। अब अगर अंदर खाली है और ओनली इसका सरफेस है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलोंग द क्या होगा, सरफेस ही होगा, राइट। द चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस ओनली। अब ये थेरा मान लीजिए कोई एक सेंटर ऑफ द स्फीयर O, ठीक है। अब अगर ये स्फीयर है तो उसका गॉसियन सरफेस क्या बनना चाहिए? गॉस लॉ का एप्लीकेशन है तो 100% आपको गॉसियन सरफेस मानना ही होगा। स्फीयर का सबसे प्रॉपर गॉसियन सरफेस होता है कोई दूसरा स्फीयर। सो मैंने क्या किया, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को बनाया यहां पर, और ये जो स्फीयर है ये बन गया आपका गॉसियन सरफेस, बराबर है। सो अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, हम लोग पहले यहां पर ये जो गॉसियन सरफेस माना, ठीक है, यहां पर हम लोगों ने एक स्मॉल सा एरिया माना। ये स्मॉल सा एरिया को आप मान लीजिए ds, और ये जो स्मॉल एरिया है ना, यहां पर मैंने एक पॉइंट माना P। पहले हम लोग पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेगा ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल।
हमारे पास ओरिजिनल स्फेरिकल सेल हो गया ये, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए उसी चीज को कैलकुलेट करने वाला है हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस को माना, राइट। इस गॉसियन सरफेस में हम लोगों ने स्मॉल एरिया माना ds। इस स्मॉल एरिया के अंदर मैंने एक सर्टेन पॉइंट को मान लिया P, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। इनिशियली हम लोग एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर को निकालेगा। ये जो पॉइंट P है वो आउटसाइड द स्फीयर है कि नहीं है? ये जो हमारा ओरिजिनल स्फीयर है इसका बाहर है, नहीं है? सो पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर। यहां पे हम लोगों को मिलेगा तीन कंडीशन। एक तो हो गया आउटसाइड द स्फीयर जो अभी हम लोग निकालने वाला है, दूसरा हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, थर्ड हो गया इनसाइड द स्फीयर। सो तीन पोजीशन पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना होगा यहां पर। सो सबसे पहले हम लोग आउटसाइड द स्फीयर को मान लेता है। अब ये जो हम लोगों ने एरिया माना ds, अब ये जो स्फीयर है इसके आसपास तो बहुत सारा क्या है, चार्जेस है। तो ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी इमिटिंग आउट, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है इसको मैंने मान लिया E। अब ये जो ds है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला कि किसी भी एरिया का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है। तो अगर यहाँ पे मैंने ds माना, ds का डायरेक्शन भी क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E होगा। सो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच एंगल बिटवीन देम विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये जो स्मॉल एरिया है ना ds, इसके लिए हम लोग d फाई को निकाल लेगा पहले। फॉर दिस स्मॉल एरिया ds लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई। तो d फाई का वैल्यू क्या होगा इसमें, E डॉट ds हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको तोड़ दिया, आई विल बी गेटिंग E ds cos ऑफ 0 डिग्री। व्हाट इज cos 0 डिग्री, 1। सो मुझे मिलेगा यहां पर E ds। ये किसका वैल्यू ठहरा, d फाई का वैल्यू। सो ये जो पर्टिकुलर स्मॉल एरिया है इसका फ्लक्स का वैल्यू मुझे मिल गया d फाई। अब अगर मुझे एंटायर स्फीयर का फ्लक्स को निकालना है एट ए पॉइंट P, मुझे करना होगा यहां पर इंटीग्रेशन। सो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई कर दिया। अब ध्यान देना, ये सिंबल मैंने इसलिए इस्तेमाल किया जस्ट बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर ए क्लोज सरफेस। सो इंटीग्रेशन ऑफ d फाई बन गया। यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इंटीग्रेट किया, तो मुझे राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट करना होगा। E ds बराबर है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, इट इज इक्वल टू फाई, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds। व्हाट इज माय इंटीग्रेटिंग टर्म, s, देन E विल बी कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, E अंडर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू E। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ये जो ds है इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, ये स्फीयर का एक पार्ट है कि नहीं है। अगर मैंने ds को इंटीग्रेट किया देन आई विल बी गेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अगर स्फीयर का मैंने छोटा सा पार्ट को इंटीग्रेट किया देन आई विल बी गेटिंग व्हाट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पर रेडियस को नहीं माना था। ये जो गॉसियन सरफेस है ना, इसका रेडियस को आप लोग स्मॉल r मान लीजिए, और ये जो हमारे पास ओरिजिनल स्फेरिकल सेल है ना, इसका रेडियस को आप कैपिटल R मान लीजिए, ठीक है। ये चीज रह गया, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। E इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर द गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या माना मैंने, r, स्मॉल r। सो E इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ये ठहरा आपका फाई का वैल्यू, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस एंटायर स्फीयर, राइट। अब हम लोगों को गॉस लॉ का एप्लीकेशन पे आना है। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन से हम लोगों को अच्छे से मालूम है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब ये ठहरा इक्वेशन 1, ये ठहरा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड फाई, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड भी फाई। सो फ्रॉम 1 into आई विल बी गेटिंग E into 4 पाई r स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बन जाएगा यहाँ पर, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को मिला ना, वो थेरा आउटसाइड द स्फीयर। ये पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर है, ठीक है। ये हो गया आउटसाइड द स्फीयर, मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब मुझे निकालना है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। नंबर 2, ये नंबर 1 है। नंबर 2 ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, राइट। क्या होगा ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, अगर इस पॉइंट P को उठा के मैंने सरफेस पे रखा, यहां पे देखिए पॉइंट P पहले याद था ना बाहर, अब ये पॉइंट P को उठा के मैंने ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर रखा। तो अगर पॉइंट P को यहां पे रखा तो मुझे एक यहां पर कंडीशन मिलेगा, वो क्या होगा, R विल बी इक्वल टू कैपिटल R। क्योंकि जब पॉइंट P को मैंने सरफेस में रखा तो स्मॉल r का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होते होते आएगा।
फाइनली स्मॉल r विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, कैपिटल R। तो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/4πε0 q बाई ये जो स्मॉल r स्क्वायर था ना, इट विल बी कन्वर्टेड टू कैपिटल R स्क्वायर। ये रहा ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। नंबर थर्ड, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, मैंने क्या बोला, ये स्फेरिकल सेल है, अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। खोखला होने की वजह से आपको अंदर पे आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं मिलने वाला। सो इनसाइड द स्फीयर द वैल्यू ऑफ q विल बी इक्वल टू 0। इनसाइड द स्फीयर मुझे मिलेगा q विल बी इक्वल टू 0। दिस पार्ट इज ओवर, मैं रफ कर देता हूं इस पार्ट को। सो इनसाइड द स्फीयर आपको मिलेगा q इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1/4πε0। q का वैल्यू बन गया 0, 0 बाई क्या, r स्क्वायर। अब 0 बाई समथिंग क्या होगा, 0 होगा। सो इनसाइड द स्फीयर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। आउटसाइड द स्फीयर हम लोगों को मिला E इक्वल टू 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर। ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर हम लोगों को मिला E इक्वल टू 1/4πε0 q बाई कैपिटल R स्क्वायर। इनसाइड द स्फीयर चार्ज का वैल्यू 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी हम लोगों को मिलेगा 0। सो ये रहा आपका गॉस लॉ का एप्लीकेशन। सो इतना में क्या होता है, आपका गॉस लॉ खत्म हो जाता है, राइट। अब इसके ऊपर हम लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करना है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे लेके आऊंगा। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। हायर सेकेंडरी फिजिक्स जो है ना सेकेंड ईयर का, उसका चैप्टर नंबर 1 का ये एंड वाला टॉपिक है। इसके बाद हम लोगों को मिलेगा चैप्टर नंबर 2, जहां पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, उसका रिलेटेड वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे लेके आऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स का लेक्चर मिल जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो है उसका वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, आई होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टिक टू माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है ना, बाय बाय।